नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का CMI फुलेरा की ऑनलाइन क्लासेस में। पिछली क्लास में हमने यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर ली थी। मैंने आपको बता दिया था कि फर्स्ट जी एक्सरसाइज तक यदि आप पढ़ लेते हो तो आपको आराम से जो ऊपर के 2 क्वेश्चन हैं वो तो मिलेंगे ही। जनरली वहाँ तक 3 क्वेश्चन बनते हैं तो 1 क्वेश्चन नीचे का भी मिल सकता है। और मान लो नीचे के 2 क्वेश्चन यदि आगे की एक्सरसाइज में से देता है जी के बाद वाली, तब भी हमको किसी भी हालत में ऊपर के 2 तो मिलेंगे ही। तो आपकी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट है और वो आराम से अटेम्प्ट हो जाएगी पेपर में, ठीक है। तो फर्स्ट जी तक मतलब कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन या यथार्थ अवकल समीकरण तक पढ़ लेना सफिशिएंट है उसमें। तो वहाँ तक आप अच्छे से यदि कर लेंगे तो आपकी यूनिट फर्स्ट आराम से अटेम्प्ट हो जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं यूनिट सेकेंड की। तो यूनिट सेकेंड में चैप्टर 2 और चैप्टर 3 है, ठीक है। तो अब इन दोनों में से यदि आप चैप्टर 3 पढ़ लेते हो तो ज़्यादा बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि जो चैप्टर 3 है उसका यूज़ आगे तक चलेगा, ठीक है। कि जो 4th चैप्टर है, 5th चैप्टर है, 6th चैप्टर है, उनमें भी चैप्टर 3 का यूज़ होगा। यदि आपको चैप्टर 3 नहीं आता तो आप वो चैप्टर्स नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो या तो चैप्टर 2 पढ़ लें आप या फिर चैप्टर 3 पढ़ लें। अब चैप्टर 2 पढ़ोगे तब भी आपको चैप्टर 3 तो पढ़ना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आगे के चैप्टर्स में उसका यूज़ आएगा। तो इससे बढ़िया है हम चैप्टर 3 पढ़ लें। तो उससे होगा क्या कि चैप्टर 3 पढ़ने से आपकी यूनिट सेकंड भी कंप्लीट हो जाएगी, उसके भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे आराम से, और आगे के चैप्टर्स भी हमारे कवर हो जाएंगे क्योंकि उनमें भी जो उसका यूज़ होने वाला है वो पता लग जाएगा हमें। तो इसलिए हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर 3 पढ़ेंगे। बाद में मान लो टाइम बचता है तो फिर चैप्टर 2 भी देख लेंगे एक बार, लेकिन अभी हम पहले चैप्टर 3 पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर 3, तो क्या है चैप्टर 3? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट, कि अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण, ठीक है। यह है चैप्टर 3। देखो यूनिट फर्स्ट में जो एक्सरसाइज थी रैखिक अवकल समीकरण वाली, ठीक है, कि रैखिक अवकल समीकरण वाली जो एक्सरसाइज थी ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें मैंने आपको कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो उसकी जनरल फॉर्म लिखवाई थी कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या रैखिक अवकल समीकरण वाली एक्सरसाइज हमने पढ़ी थी फर्स्ट यूनिट में, ठीक है। उसमें हमने देखा था कोई भी रैखिक अवकल समीकरण यदि है तो उसका व्यापक रूप या उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। तो उसकी जनरल फॉर्म इस तरीके से थी कि nth डेरिवेटिव ऑफ y x के रेस्पेक्ट में प्लस p1 n-1th डेरिवेटिव प्लस p2 n-2th डेरिवेटिव प्लस इसी टाइप से p n-1 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस pny इक्वल्स टू qx, जहाँ p1 p2 p3 अप टू pn या तो अचर हैं या फिर x के फलन है। तो ये जनरल फॉर्म थी किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, वेयर p1 p2 p3 pn आर आइदर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x, वेयर p1 p2 p3 pn आर आइदर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो ये मैंने आपको लिखवाया था कि कोई भी यदि nवीं कोटि की रैखिक अवकल समीकरण है, nth ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अवकलन n बार है, तो इसको बोलेंगे nवीं कोटि की रैखिक अवकल समीकरण, ठीक है। इसके लिए 2 कंडीशन थी कि ये जितने भी आपको डेरिवेटिव्स दिख रहे हैं और ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y, इन सब की पावर होगी 1, एक घात होगी। तो देख लो सब एक घात में है, ठीक है, किसी पे भी पावर 2 नहीं है। और साथ में इनका म्यूचुअल मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, इनका आपस में गुणा नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि डेरिवेटिव्स आपस में गुणा हो जाए या फिर y डेरिवेटिव्स के साथ गुणा हो जाए, ऐसा नहीं होगा कभी भी, ठीक है। इनके जो गुणांक होंगे p1 p2 pn-1 pn, ये सब क्या होंगे? x के फंक्शन होंगे या फिर कोई संख्याएं, ठीक है, कोई ना कोई कॉन्स्टेंट्स। डेरिवेटिव्स आपस में गुणा नहीं हो सकते, y डेरिवेटिव्स के साथ गुणा नहीं हो सकता, और सारे डेरिवेटिव्स की और y की पावर 1 होगी। इनके जो गुणांक होंगे वो x के फंक्शन होंगे p1 p2 p3 या फिर संख्याएं होंगी। तो ये जनरल फॉर्म थी किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की या किसी भी रैखिक अवकल समीकरण की, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जो मैंने आपको लिखवा दी थी। अब देखो, अब हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें भी अचर गुणांकों वाले या कांस्टेंट कोफिशिएंट,
तो कहने का मतलब यह है कि अब मैं केवल वही रेखिक अवकल समीकरण पढ़ूंगा इस चैप्टर में, पर्टिकुलर जो थर्ड चैप्टर है, तो तीसरे चैप्टर में मैं केवल वही रेखिक अवकल समीकरण पढ़ूंगा जिनके गुणांक अचर हों। तो अभी ये P1, P2, P3 को मैंने क्या बोला है कि ये x के फंक्शन भी हो सकते हैं, मतलब गुणांक x के फंक्शन भी हो सकते हैं, साइन x, कोस x, एक्स स्क्वायर, इस टाइप से, तब भी रेखिक अवकल समीकरण ही बोलेंगे उसको। लेकिन इस चैप्टर में मैं कौन सी पढ़ने वाला हूँ, इस चैप्टर में मैं पढ़ने वाला हूँ अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, और इनकी जनरल फॉर्म कैसी होती है कि अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण का व्यापक रूप, कि जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो इसका जो व्यापक रूप होगा वो कैसा होगा, देखो यहाँ ये जो P1 है, P2 दिख रहे हैं ना आपको, अब इन पे भी मैंने कंडीशन लगा दी है कि ये केवल और केवल कांस्टेंट ही हो सकते हैं, x के फंक्शन नहीं हो सकते। तो थोड़ा सा और रेस्ट्रिक्शन बढ़ा दिया है। ठीक है, कि ये जो P1 है, P2 दिख रहे हैं ना भैया आपको, बराबर QX। तो अब ये जो इनके जो कोफिशिएंट हैं A1, A2, A3, AN-1, AN, ये क्या है, कांस्टेंट अचर हैं। तो वेयर A1, A2, A3 अप टू AN ऑल आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो ये जो कोफिशिएंट थे, पहले मैं बोल रहा था x के फंक्शन भी हो सकते हैं, तो रेखिक अवकल समीकरण में ये x के फंक्शन भी हो सकते हैं या फिर कांस्टेंट भी हो सकते हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मैं केवल वही पढ़ रहा हूँ अचर गुणांकों वाले। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, गुणांक अचर होंगे, तो विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, मतलब जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट होंगे। तो A1, A2 ये सब क्या है, अचर हैं, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कोई ना कोई संख्याएं। ठीक है, कि ये जो कोफिशिएंट्स होंगे ना A1, A2, AN-1, ये क्या होगी, कोई ना कोई नंबर्स होंगे, कोई ना कोई संख्याएं होंगी। तो फॉर एग्जांपल इस तरीके से कि जैसे d2y बाई dx2 प्लस 2dy बाई dx प्लस y इक्वल्स टू साइन x। एग्जाम्पल नंबर 2 कि और एग्जाम्पल देना चाहें तो इस तरीके से d3y अपॉन dx3 प्लस 5 d2y बाई dx2 माइनस 6 dy बाई dx प्लस 4y इक्वल्स टू 10x। तो इस तरीके से, तो इनको बोलते हैं अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण, कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y और जो डेरिवेटिव्स हैं उनके जो कोफिशिएंट होंगे वो केवल और केवल नंबर्स ही होंगे, केवल और केवल संख्याएं होंगे, केवल और केवल कांस्टेंट्स होंगे। तो इनको बोलेंगे अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण। ठीक है, कि अब जो कोफिशिएंट्स हैं, अब जो गुणांक है वो केवल और केवल संख्याएं होंगी इस चैप्टर में। ठीक है, इस चैप्टर में मैं जितने भी रेखिक अवकल समीकरण पढ़ूंगा उनके जो कोफिशिएंट्स होंगे, उनके जो गुणांक होंगे वो क्या होंगे, केवल और केवल नंबर्स या केवल और केवल कांस्टेंट। इसलिए बोल रहे हैं अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण। ठीक है, तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, गुणांक अचर होंगे, कोफिशिएंट्स कांस्टेंट होंगे, तो वही है सेम कि इनके जो गुणांक होंगे वो संख्याएं होंगी केवल। ठीक है, तो ये तो मतलब है अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण का। ठीक है, अब देखो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक पढ़ा रहा हूँ, तो वो बेसिक आप ढंग से पढ़ें। क्यों, क्योंकि इसके क्वेश्चन करना तो बहुत आसान है। जब क्वेश्चन करेंगे ना, तो जैसे फर्स्ट चैप्टर में आराम से क्वेश्चन हो रहे थे ना, हालांकि वो आपका 12th में पढ़ा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है, या पहली बार पढ़ोगे लेकिन फिर भी बिल्कुल आसान है, आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन जो इसका थोड़ा सा बेसिक है वो आप समझिए एक बार। ठीक है, तो उसको यदि आप ढंग से समझेंगे तो आपको आगे और भी आसानी से सवाल कर पाएंगे। ठीक है, भाई सवाल करने में कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, आप नहीं समझते हैं बेसिक तब भी आप सवाल तो कर सकते हो, सवाल करना बहुत आसान है। ठीक है, लेकिन एक बार बेसिक समझे पहले। ठीक है, कि जो हम मेथड करेंगे तो उसी मेथड से क्यों करेंगे। ठीक है, या जो आंसर लिखेंगे हम तो वो उसी फॉर्म में क्यों लिखेंगे, तो उसके लिए तो एक बार आप बेसिक समझ लें। ठीक है, बिल्कुल तरीके से। तो ध्यान दें सभी इधर, अब क्या बोल रहा हूँ मैं, तो इसको नोट कर लें।
ठीक है, तो ये व्यापक रूप था किसी भी अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण का। अब देखो ये जो इक्वेशन है इसको बोला है मैंने इक्वेशन 1, ठीक है। यही किसी अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण का व्यापक रूप है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक नोटेशन यूज कर रहा हूं कि d/dx, ठीक है, इसको बोल रहे हैं कैपिटल D, और ये जो कैपिटल D है इस कैपिटल D को बोलते हैं हम अवकल संकारक या फिर डिफरेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, अवकल संकारक या डिफरेंशियल ऑपरेटर कैपिटल D, ठीक है, इसका नाम है कैपिटल D का, ध्यान रहे। तो एक मैं संकेत यूज कर रहा हूं, एक मैं यहाँ पे नोटेशन यूज कर रहा हूं कि अब जब भी d/dx होगा उसकी जगह d/dx नहीं लिख के कैपिटल D लिखूंगा, ठीक है। तो d/dx को किससे रिप्लेस कर देंगे? कैपिटल D से। देखो मैंने बराबर का चिन्ह नहीं लगाया है बीच में, इक्विवेलेंट का, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो काम d/dx कर रहा था अब वो काम कैपिटल D करेगा, ठीक है। तो ये एक ऑपरेटर है d/dx जिसका मीनिंग क्या होता है? x के सापेक्ष अवकलन करना। तो अब कैपिटल D का काम भी वही है, यह x के सापेक्ष अवकलन करेगा, ठीक है। तो बराबर नहीं है, दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? जो काम इसका था अब वो काम ये करेगा, ठीक है। तो कैपिटल D, तो अब जब भी d/dx लिखा हुआ होगा तो d/dx नहीं लिख के उसको कैपिटल D लिखेंगे हमेशा, ध्यान रहे इस पूरी यूनिट में। तो कैपिटल D का मतलब समझे, कैपिटल D का मतलब है d/dx, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, ठीक है, उसको कैपिटल D से डिनोट करेंगे। तो समीकरण 1 से, तो इस समीकरण 1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अब देखो dn प्लस dny प्लस a1 dn-1y प्लस a2 dn-2y प्लस इसी टाइप से an-1 dy प्लस any बराबर qx, ठीक है। d/dx इसको कैपिटल D बोला है, तो जहाँ nth ऑर्डर का डेरिवेटिव था उसका मतलब है dn, जहाँ n-1 ऑर्डर का डेरिवेटिव था उसका मतलब है dn-1, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं y को मैंने कॉमनली बाहर लिख दिया है, तो a1 dn-1, a2 dn-2 और इसी टाइप से an-1 d प्लस an, ठीक है, y बराबर qx। तो ये जो y दिख रहा है भाई y, उस y को मैंने कॉमनली बाहर लिख दिया यहाँ, ठीक है, y। तो y को कॉमनली बाहर लिखा है तो ये हो गया dn a1 dn-1 a2 dn-2 an-1 d प्लस में लास्ट में any था तो an, तो ये तो ब्रैकेट में आ गया, पूरा बाहर y लिख दिया। तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरा का पूरा ऑपरेट होगा y पे, ठीक है। अब देखो ये एक d का फंक्शन दिख रहा है हमको जिसके अंदर d चल रहा है, तो इसको बोल रहे हैं हम फंक्शन ऑफ d इंटू वाई बराबर qx, ठीक है, इस तरीके से। जहाँ एफ डी किसको बोला है हमने? ये जो d का फंक्शन था कौन था? dn a1 dn-1 a2 dn-2 से लेके an-1 d प्लस an, इसको बोला है, ठीक है। तो नोट करें एक बार, तो ध्यान दे, एक काम तो मैंने क्या किया है भाई कि ये जो d/dx है इसको कैपिटल D बोला है, और फिर ये जो इक्वेशन थी उसमें dn/dxn की जगह d पे पावर n, dn-1/dxn-1 की जगह d पे पावर n-1, इस तरीके से इस पूरी की पूरी इक्वेशन को कैपिटल D में कन्वर्ट कर लिया। कैपिटल D क्या है? अवकल संकारक, डिफरेंशियल ऑपरेटर नाम है इसका। काम क्या है इसका? अवकलन करना, किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी हमने d/dx को कैपिटल D बोला है, ठीक है। और फिर आपको हर जगह y दिख रहा है तो इस y को मैंने कॉमनली बाहर लिख दिया। तो ये जो पूरा का पूरा फंक्शन दिख रहा है आपको ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है ये एक तरीके से एक ऑपरेटर है,
जिसमें कौन कौन है, dn जो कि n बार अवकलन करेगा, dn-1 जो कि n-1 बार अवकलन करेगा, dn-2 जो कि n-2 बार अवकलन करेगा, और d जो 1 बार अवकलन करेगा। ठीक है, तो इस पूरे के पूरे ऑपरेटर को मैंने क्या बोल दिया, fd, क्योंकि इसमें d का फंक्शन है ना एक तरीके से, कि d का फलन है, d के रूप में कुछ है। ठीक है, तो इसको फंक्शन ऑफ d बोल दिया। यहाँ लिखा भी है साथ में कि फंक्शन ऑफ d किसको बोला है, इसको। ठीक है, तो इस टाइप की इक्वेशन मिल गई मेरे को। ठीक है, ध्यान रहे। तो एक तो ये नोटेशन ध्यान रखना है हमको, जो हम इस पूरे चैप्टर में यूज़ करेंगे। और अब देखो इसी में ही ये जो अवकल संकारक लिखा है मैंने, अवकल संकारक या डिफरेंशियल ऑपरेटर, अब उसके गुणधर्म भी लिखवा देता हूं साथ में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर डी, तो इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो ये जो कैपिटल डी लिखा है ना मैंने, डी बाई डी एक्स, इसकी प्रॉपर्टीज, इसके गुणधर्म, तो नॉर्मल सी प्रॉपर्टीज है जो आपको पहले से पता है। ठीक है, क्या है देखो कि डी ऑफ ए प्लस बी बराबर डी ए प्लस डी बी। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है डी ऑफ सी इंटू यू बराबर सी डी यू। ठीक है, और तीसरी प्रॉपर्टी है डी ऑफ वो डी पे पावर, यूँ लिखो, डी पे पावर एम डी पे पावर एन यू, तो डी पे पावर एम प्लस एन यू। ठीक है, इस तरीके से। अब इनका मतलब समझो क्या है। अभी मैंने आपको बताया था डी का मतलब है अवकलन करना। तो देखो आप 12th क्लास में या फर्स्ट ईयर में अवकलन कैसे किया करते थे कि यदि दो फंक्शन आ जाए प्लस के रूप में या माइनस के रूप में, तो क्या करते थे, पहले एक का अवकलन कर लिया करते थे, फिर बीच में प्लस लगा दिया करते थे, फिर दूसरे का अवकलन कर लिया करते थे। सेम वही काम यहाँ पे कि पहले मैंने एक का अवकलन किया है, फिर बीच में प्लस लगा दिया, फिर दूसरे का अवकलन किया है। तो ठीक है, तो सेम वही है कंसेप्ट, कोई नया कंसेप्ट नहीं है कि पहले भी हम अवकलन ऐसे ही करते थे कि प्लस या माइनस आ जाए तो पहले दोनों का अलग अलग अवकलन करके बीच में जो प्लस है तो प्लस लगा देते थे, माइनस था तो माइनस। तो वही यहाँ लिखा है मैंने। ठीक है, कोई अंतर नहीं है। यहाँ एक चीज़ लिख लेना, जहाँ सी, इसमें जहाँ सी अचर है, ठीक है, कांस्टेंट है। अब देखो सी तो कोई कांस्टेंट है, कोई संख्या है, और यू कोई भी फंक्शन हो सकता है, साइन एक्स, कोस एक्स, एक्स स्क्वायर, कुछ भी। तो यदि कोई संख्या और कोई फंक्शन साथ में आ जाया करता था तो आप अवकलन कैसे करते थे, उस संख्या को तो बाहर भेज दिया करते थे। तो यही तो क्या है, संख्या को बाहर भेज दिया और उस फंक्शन का अवकलन कर लेते थे। जैसे कि मान लो आ गया 2 साइन एक्स, तो 2 को तो हम बाहर भेज दिया करते थे और साइन का अवकलन होता था केवल। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ कि सी तो कोई संख्या है, कोई नंबर है, कोई कॉन्स्टेंट है, तो उसको तो हम बाहर भेज देंगे और केवल यू का अवकलन करेंगे। ठीक है, तो डी यू, ओनली यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब मैंने यहाँ लिखा है डी पे पावर एम डी पे पावर एन यू। ठीक है, इसका मतलब क्या है, पहले एन बार अवकलन किया है यू का और उसके बाद में फिर एम बार और करना है। तो टोटल कितनी बार हो गया एक तरीके से कि पहले आप 3 बार अवकलन करके रखा है आपने और फिर आप 2 बार और कर लो, तो टोटल 5 बार अवकलन किया हमने। तो वही तो लिखा है कि टोटल एम प्लस एन बार अवकलन करना है, कि पहले से एन बार हो रखा है फिर एम बार और कर रहे हैं, तो टोटल कितनी बार अवकलन हो गया, एम प्लस एन बार। तो वही तो लिखा है टोटल एम प्लस एन बार अवकलन करना है यू का। ठीक है, तो ये तो कुछ प्रॉपर्टीज़ है इसकी जो हमको पहले से पता है। ठीक है, ऐसे ही किया करते थे हम पहले भी। ठीक है, तो वो नॉर्मल सी प्रॉपर्टीज़ मैंने वापस लिखी है। और अब ध्यान दे अगला ऑपरेटर, ये डी था जिसका काम था अवकलन करना, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करना, और ये प्रॉपर्टीज़ थी इसकी जो हम पहले भी ऐसे ही यूज़ किया करते थे। बस अब नोटेशन नया हो गया है, अब कैपिटल डी से डिनोट कर रहे हैं। अब अगला ऑपरेटर है डी इनवर्स। तो अगला ऑपरेटर है डी इनवर्स। तो मीनिंग ऑफ डी इनवर्स, ठीक है, तो डी इनवर्स का अर्थ, तो डी इनवर्स को अवकल संकारक कैपिटल डी, इसी को बोल रहे थे अवकल संकारक। तो डी इनवर्स को अवकल संकारक कैपिटल डी का इनवर्स ऑपरेटर कहा जाता है।
तथा यह समाकलन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा हूं मैं कि डी इनवर्स इज इनवर्स ऑपरेटर ऑफ कैपिटल डी। तो डी इनवर्स इज इनवर्स ऑपरेटर ऑफ कैपिटल डी एंड डी इनवर्स रिप्रेजेंट्स इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ पे लिखना चाहो तो x लिख लो, अदरवाइज जिसको भी हमने d बोला है, यदि अवकलन x के सापेक्ष था तो d इनवर्स x के सापेक्ष समाकलन को निरूपित करेगा। तो d इनवर्स इज इनवर्स ऑपरेटर ऑफ कैपिटल D एंड इट रिप्रेजेंट्स इंटीग्रेशन। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जैसे ऐसे लिखा हुआ हो कहीं d इनवर्स qx, ऐसे लिखा हुआ हो कि d इनवर्स ऑफ qx, या 1/d भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो d इनवर्स को हम 1/d से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं qx। तो इसका मतलब है इंटीग्रेशन q का x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो d इनवर्स का मतलब क्या है कि इसको बोलते तो क्या है, इनवर्स ऑपरेटर ऑफ d, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है q का x के सापेक्ष समाकलन। जिस भी फंक्शन पे लग रहा है, यदि q पे लग रहा है तो q का x के सापेक्ष समाकलन, ध्यान रहे, u पे लग रहा है तो u का x के सापेक्ष समाकलन, और v पे लग रहा है तो v का x के सापेक्ष समाकलन। तो कुल मिला के मतलब यह है कि d इनवर्स का मतलब होता है समाकलन, यूँ ध्यान रखें आप, या 1/d का मतलब होता है समाकलन। तो 1/d या d इनवर्स का मतलब होता है समाकलन। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है d का भाग दिया है एक में। ठीक है, ध्यान रहे, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि d का भाग देना है एक में। क्यों? क्योंकि d कोई संख्या नहीं है। मैंने पहले बता दिया आपको, d इज़ नॉट ए नंबर, d कोई संख्या नहीं है, d एक ऑपरेटर है। ऑपरेटर मतलब इसका काम है अवकलन करना। ठीक है, एक नंबर नहीं है। तो 1/d का मतलब होता है समाकलन। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे यूँ लिखा हुआ है 1/d x², तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं d इनवर्स x², और इसका मतलब हो जाएगा x² का समाकलन, जो कि होता है x³ + c। ठीक है, इस तरीके से। या फिर यूँ लिखा हुआ हो 1/d x⁴, तो इसको भी हम d इनवर्स x⁴ बोल सकते हैं। तो x⁴ dx। ठीक है, तो x⁴ का समाकलन हो जाएगा x⁵/5। ठीक है, +c लिखो तो लिखो, वरना ऐसे भी चलेगा, क्योंकि जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे तब इस आर्बिट्ररी कांस्टेंट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं वहाँ पे। बाकी मेन मुद्दा क्या है कि x⁴ या जो d इनवर्स है, यदि x⁴ पे लग रहा है तो इसका मतलब होता है समाकलन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, समाकलन। बाकी ये +c इनकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि ये तो हम जब सॉल्यूशन लिखेंगे ना किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, तब एडजस्ट कर लेंगे सी को। तो बाकी इसका मतलब समझे अभी। तो d इनवर्स का मतलब क्या है, समाकलन। तो जो भी x⁴ का समाकलन होगा वो, जो भी x² का समाकलन होगा वो। ठीक है, तो ये d इनवर्स का मतलब है। तो ये तो ऑपरेटर्स थे। अब देखें व्यापक हल। ठीक है, कि कोई भी अचर गुणांकों वाली रेखिक अवकल समीकरण होगी तो उसका व्यापक हल क्या होगा। तो अब बात कर रहा हूं मैं व्यापक हल की। तो अब लिखें जनरल सॉल्यूशन या व्यापक हल। तो देखो, अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण का व्यापक रूप, कि जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। क्या थी जनरल फॉर्म? देखो मैंने कैपिटल D के रूप में लिखी थी, d⁴n a1 d⁴n-1 a2 d⁴n-2, और इसी टाइप से लास्ट में था an। ठीक है, फिर था y = qx, और फिर इसी को ही मैंने बोल दिया था f(d) y = qx। ठीक है,
तो ये 2 इक्वेशन है कुल मिला के। अब आप थोड़ा ढंग से समझेंगे कि अब मैं थोड़े कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, तो इसलिए कि व्यापक हल कैसे लिखेंगे, जनरल सॉल्यूशन। तो ये कोई अचर गुणांकों वाला रेखिक अवकल समीकरण हुआ करता था, ठीक है, ध्यान रहे भाई कि इस तरीके से था कि dn a1 dn -1 a2 dn -2 an y बराबर qx, और इसको मैंने बोला था फंक्शन ऑफ d, तो फंक्शन ऑफ d इंटू वाई बराबर qx। तो ये अचर गुणांकों वाला रेखिक अवकल समीकरण था, ठीक है, इस फॉर्म में लिख दिया था मैंने इसको। तो इसको डिनोट किया है समीकरण 1 और समीकरण 2 से। अब देखो इधर व्यापक हल का मतलब क्या होता है। तो व्यापक हल का मतलब मैंने आपको पहले चैप्टर में ही बताया था कि व्यापक हल क्या होता है कि जितनी कोटि की रेखिक अवकल समीकरण है, कि जो ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उतने ही तो उसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होने चाहिए, ठीक है, उतने ही स्वेच्छ अचर होने चाहिए। व्यापक हल का मतलब क्या था कि जितनी कोटि की अवकल समीकरण है उतने ही स्वेच्छ अचर होने चाहिए। तो ये n कोटि की रेखिक अवकल समीकरण है, तो इसका मतलब इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा, इसका जो व्यापक हल होगा, उसमें n स्वेच्छ अचर होंगे, ठीक है। पहले वाले चैप्टर में हमने फर्स्ट ऑर्डर की पढ़ी थी, तो वहाँ केवल एक ही स्वेच्छ अचर हुआ करता था, उसको c बोल दिया करते थे हम। ये जो अवकल समीकरण लिखी हुई है वो n कोटि की है भाई, ध्यान रखें। तो इसका मतलब इसका जो व्यापक हल होगा उसमें n स्वेच्छ अचर होंगे, c1 c2 c3 cn, इस तरीके से। और फिर सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का मतलब है जैसे ही मैं y की जगह पुट करूंगा उसको, तो बराबर में क्या आ जाएगा qx, कि आप y की जगह वो वैल्यू पुट करेंगे और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या देगा हमको qx, तभी तो LHS बराबर RHS होगी। तो ये मतलब है जनरल सॉल्यूशन का या व्यापक हल का, ठीक है, कि एक तो क्या होगा उसमें इसकी जितनी कोटि है, यदि ये 3 कोटि की है तो 3 स्वेच्छ अचर होने चाहिए उसमें, c1 c2 c3। अभी ये n कोटि की दिख रही है तो उसमें n स्वेच्छ अचर होने चाहिए, c1 c2 c3 cn। और जैसे ही मैं y की जगह पुट करूं तो वो बराबर में qx भी दे मेरे को इससे ऑपरेट होने के बाद, ठीक है। तो ये मतलब है व्यापक हल का। तो अब इसमें 2 अलग अलग केस हो गए, एक तो हमको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट चाहिए c1 c2 cn, ठीक है, और एक हमको बराबर में qx भी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इसको 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं हम। तो देखो पहला केस फर्स्ट, तो जिसको बोलेंगे हम पूरक फलन या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है, CF शॉर्ट में डिनोट करते हैं CF से। तो पूरक फलन या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। पहले ये सीखेंगे कि ये क्या होता है। तो देखो केस फर्स्ट, माना qx बराबर 0, ठीक है, कि लेट qx इक्वल्स टू 0। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन समझ रहे हैं हम कि पूरक फलन क्या होता है। तो मैंने क्या लिया है, केस फर्स्ट लिया है कि qx 0 है, ठीक है। तो समीकरण 2 से f ऑफ d इंटू वाई बराबर 0। तो अब इसको आप ढंग से समझेंगे भाई, ध्यान रहे, बोर्ड पे रखिए नज़र। तो f ऑफ d इंटू वाई बराबर 0, क्योंकि नज़र हटाई फिर समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए समझ लें एक बार अच्छे से कि जनरल सॉल्यूशन लिख रहे हैं तो वो इसी फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं। तो मैंने क्या किया है, पहले qx को 0 ले लिया, ठीक है, कि लेट qx इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखो इस इक्वेशन 2 से या इक्वेशन 1 से कहीं से भी, इसको तो हमने शॉर्ट में थोड़ा fd बोल दिया, ठीक है। तो qx को 0 लिया है तो fd इंटू वाई बराबर 0, ठीक है, इस तरीके से आ गया। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम समीकरण 2 का समान भाग। तो नीचे लिख लेंगे आप, इसे समीकरण 2 का समान भाग कहा जाता है, या अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण का के व्यापक रूप का समान भाग कहा जाता है। कैसे भी लिख सकते हैं कि ये जो केस फर्स्ट है ना कि qx इक्वल टू 0, तो इसे क्या बोलते हैं हम, इसे अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण के व्यापक रूप, जो कि कौन है, समीकरण 2 या समीकरण 1। तो डायरेक्ट लिखना चाहे तो यूँ लिखे, इसे समीकरण 1 या 2 का समान भाग कहा जाता है, ठीक है। ये जो केस है qx बराबर 0, इसे क्या कहा जाता है, समीकरण 2 या समीकरण 1, कोई सा भी लिख लें, एक या दोनों लिख लें, समीकरण 1 या 2 का समान भाग कहा जाता है, ठीक है, इस केस को। तो इट इज सेड टू बी होमोजीनियस पार्ट ऑफ इक्वेशन 2, ठीक है, समान भाग बोलते हैं इसको। अब देखो ये कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, तो मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। तो अब इधर समझ लें, ये कोई अवकल समीकरण मिल गई मेरे को और मेरे को इसको हल करना है, ठीक है। fd क्या है, fd ये रहा, n कोटि की अवकल समीकरण थी, ठीक है।
तो n कोटि का ऑपरेटर है एक तरीके से, ठीक है, जो y पे ऑपरेट होगा और मिलना क्या चाहिए 0, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मानो मैंने इसको हल कर लिया, ठीक है, किसी भी तरीके से हल कर लिया, अभी नहीं है मेरे पास में सॉल्यूशन लेकिन मैंने इसको हल कर लिया, ठीक है, किसी भी तरीके से। तो माना इसको हल कर लिया मैंने किसी भी तरीके से, तो माना y1 y2 y3 y4 अप टू yn, ठीक है, समीकरण 3 के एक घाततः स्वतंत्र हल हैं। तो लिखेंगे आप कि लेट y1 y2 y3 अप टू yn आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3, कि लेट y1 y2 y3 अप टू yn आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3, कि इस समीकरण को मेरे को हल करना था एफ डी बराबर वाई बराबर 0 को। हल करने का मतलब क्या है, पहले तो आपको हल करने का मतलब पता होना चाहिए। हल करने का मतलब है y के मान निकालने, जो कि मैं जैसे ही यहाँ पे रखूँ और उन पे एफ डी ऑपरेट करूँ तो मेरे को वो 0 दे दें, तो ये मतलब होता है हल का, ठीक है। तो मान लो मैंने किसी भी मेथड से हल कर लिया, ठीक है, वो मेथड बाद में पढ़ेंगे कि किससे हल किया है। तो मैंने तो हल कर लिया और जैसे ही मैंने हल किया तो ये n हल आ गए इसके, और यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है एक घाततः स्वतंत्र। अब देखो इस एक घाततः स्वतंत्र का मतलब क्या होता है। एक घाततः स्वतंत्र का मतलब ये होता है कि जैसे आप ये कंडीशन लेके चल रहे हो c1y c2y2 बराबर 0, जैसे ये दो हल हैं y1 और y2, तो इनको एक घाततः स्वतंत्र या लीनियरली इंडिपेंडेंट कब बोलेंगे, कि ये कंडीशन लेके चलो और यहाँ से आपको क्या दिखाना होता है c1 बराबर 0 c2 बराबर 0, ठीक है। यदि आप ऐसा कर देते हैं तो y1 y2 को बोला जाएगा एक घाततः स्वतंत्र, ठीक है। अदरवाइज y1 y2 को एक घाततः स्वतंत्र नहीं बोलेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, ये कॉम्बिनेशन लेके चलो जिसको कि हम लीनियर कॉम्बिनेशन या एक घात संचय बोलते हैं, और यहाँ से क्या दिखाना होता है c1 c2 को 0 दिखाना होता है, ठीक है। यदि ये 0 आ जाते हैं c1 c2 तो इसका मतलब y1 और y2 क्या है, एक घाततः स्वतंत्र है, ठीक है। अभी हमारा टॉपिक नहीं है ये, इसलिए हम इसकी ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, ठीक है। 3 होते तो मैं ऐसे लेके चलता c1y c2y c3y3 बराबर 0, ये लेके चलता, और यहाँ से यदि मैं ये दिखाने में सक्षम हो जाता c1 c2 c3 बराबर 0 एक साथ, तो y1 y2 y3 को बोल देते एक घात स्वतंत्र। तो ये तो मतलब होता है एक घात स्वतंत्र का, कि कॉम्बिनेशन 0 लेके चलो और इनके जो गुणांक है उनको अलग अलग 0 दिखा दो, तब बोलते हैं एक घात स्वतंत्र, ठीक है। तो ये तो मतलब बताया मैंने आपको। तो अभी ये हमारा टॉपिक नहीं है एक घात स्वतंत्र, ठीक है। हमारा मतलब टॉपिक है कि व्यापक हल कैसे पता करते हैं। तो देखो ये समीकरण थी, मानो मैंने इसको सोल्व किया और सोल्व करने के बाद में y1 y2 y3 y4 yn ये n सॉल्यूशन आ गए इसके, ठीक है। तो n सॉल्यूशन आ गए तो इसका मतलब क्या है, अर्थात सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, मैं इनको यहाँ पे पुट करूँगा और जैसे ये एफ डी पे ऑपरेट होंगे तो मेरे को क्या दे देंगे 0। क्या बोल रहा हूँ मैं, ये मतलब होता है सॉल्यूशन का कि जैसे आप इनको y की जगह रखेंगे तो ये क्या दे देंगे मेरे को 0। तो इस तरीके से इनको जैसे ही y की जगह रखेंगे तो ये दे देंगे 0। तो ये मतलब है सॉल्यूशन का, कि जैसे आप y की जगह पुट करेंगे इन सबको तो हर बार आपको क्या मिलेगा 0। और मान लो कोई वैल्यू आप y की जगह पुट करो और वो एफ डी से ऑपरेट होने के बाद 0 दे ही नहीं, कोई वैल्यू आप y की जगह पुट करें और वो एफ डी से ऑपरेट होने के बाद 0 दे ही नहीं, तो इसका मतलब वो इसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो क्या है इसका मतलब, कि वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। देखो कंसेप्ट समझो, क्वेश्चन करना बहुत आसान है। जब एक्सरसाइज पे जाएंगे यदि ये चीज़ें आपको नहीं पता तब भी आप आंसर लिख पाओगे। तो आंसर लिखना बहुत आसान है, ठीक है, वो सब लिख लेते हैं, लेकिन समझो कि जब आंसर लिखेंगे तो उसी फॉर्म में क्यों लिखेंगे, उसका कारण समझा रहा हूँ मैं, कि जब हम आंसर लिखेंगे तो उस आंसर को उसी फॉर्म में क्यों लिखेंगे, वो जो पर्टिकुलर फॉर्म है, तो उसके लिए बता रहा हूँ। तो मैंने क्या लिया था, ये इक्वेशन ली थी, QX को 0 ले लिया था, तो ये इक्वेशन मिली थी और मैंने बोला कि मैंने इसको हल कर लिया। अब कैसे किया वो बाद की बात है, इसको हल कर लिया और ये n सॉल्यूशन आ गए लीनियरली इंडिपेंडेंट या एक घात स्वतंत्र। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इनको y की जगह रखेंगे बराबर में 0 मिल जाएगा, ठीक है। ये है सॉल्यूशन का मतलब। और अब मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि
y1 y2 yn समीकरण 3 के हल हैं तो c1y1 c2y2 c3y3 प्लस cnyn। इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, समीकरण 3 के एक घात स्वतंत्र हल हैं, ठीक है, यूँ लिख लेना। तो समीकरण 3 के एक घात स्वतंत्र हल हैं तो c1y1 c2y2 c3y3 अप टू cnyn भी है तो y बराबर c1y1 c2y2 c3y3 cnyn भी समीकरण 3 का हल होगा। अब ये मैंने एक इम्पोर्टेंट नोट लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ये, और जिसका प्रूफ अभी देखेंगे हम कि मैंने क्या बोला है कि यदि y1 y2 y3 yn इसके हल हैं, ठीक है, तो ये जो कॉम्बिनेशन लिखा है c1 y1 c2 y2 c3 y3 cn yn, ये भी उसका एक हल होगा। अब मुद्दा यह है कि कैसे होगा, ठीक है, लिख तो दिया कि ये भी एक हल होगा, लेकिन अब होगा कैसे। तो देखो कैसे होगा। हाँ भाई, हल का मतलब क्या है, बेसिक्स पे जाओ। हल का मतलब क्या बताया था मैंने, आप किसका हल बोल रहे हो, इसका। तो सर हल का मतलब तो ये बताया था कि यदि इसको y की जगह रखें तो बराबर में 0 मिल जाना चाहिए, ये बताया था हल का मतलब। कि हल का मतलब क्या है, y की जगह यदि आप इसको रखोगे तो ये जैसे ही FD पे ऑपरेट होगा बराबर में क्या दे देगा, 0। ये मतलब होता है हल का। तो इसका मतलब मैं जब इसको y की जगह रखूँगा और FD पे ऑपरेट करूँगा तो मेरे को 0 मिल जाना चाहिए। तो ये लाइन सही है लिखी हुई, ठीक है, अदरवाइज सही नहीं है। अच्छा, इंग्लिश में नहीं लिखवाई, इंग्लिश में लिख लें आप इसको। इफ y1 y2 y3 अप टू yn या डॉट 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 yn ऑल आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 देन y इक्वल्स टू c1 y1 c2 y2 c3 y3 डॉट 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 cn yn इज आल्सो ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3, ठीक है। तो देखो चेक करके देखते हैं कि मैं रख के देखता हूँ कि f ऑफ d इंटू वाई है, तो मैं रख के देखता हूँ y की जगह, तो ये रख दिया y की जगह c1 y1 c2 y2 अप टू cn yn, ठीक है। c3 y3 भी लिख लो लिखना चाहो तो, ठीक है, बाकी वो समझ में आ रहा है कि हाँ इसी में ही है c3 y3 c4 y4 सब, ठीक है। तो नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा कि वो सेल्फ अंडरस्टूड है। तो देखो इसी को यदि आगे सोल्व करें तो मैंने अभी अभी बताया था आपको, ध्यान रहे, एफ डी एक ऑपरेटर है जिसका काम है अवकलन करना, बीच में प्लस है, और प्लस में मैंने बताया था अलग अलग कर सकते हैं, सबका अलग अलग अवकलन कर लो। तो कर लेते हैं सबका कि एफ डी c1 y1 एफ डी c2 y2 लिखवा चुका हूँ भाई, ये कि सबके साथ में अलग अलग ऑपरेट कर सकते हैं। इसके गुणधर्म लिखवाए थे ना, तो ये आएगा, ठीक है, cny। क्लियर। तो सबके साथ अलग अलग। और अब गुणधर्म 3 वो 2, अब गुणधर्म 2 c1 c2 ये तो क्या है, कोई कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, c1 c2 c3 cn तो क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। तो कोई कांस्टेंट और फंक्शन हो तो अवकलन कैसे करते हैं, कांस्टेंट को तो बाहर भेज देते हैं, तो कांस्टेंट को तो भेज दिया बाहर, तो c1 आ गया बाहर, तो ये आया एफ डी y1, c2 को तो भेज दिया बाहर, तो ये आया एफ डी y2, अप टू cn को तो भेज दिया बाहर और ये आया एफ डी yn। सही है।
कि C1 C2 ये तो संख्याएं थी कॉन्स्टेंट से, तो इनको तो बाहर भेज दिया है और इस तरीके से आ गया। और अब देखो समीकरण 4 से, समीकरण 4 क्या बोल रहा है आपको, एफ डी वाई वन बराबर 0, एफ डी वाई टू बराबर 0, एफ डी वाई थ्री बराबर 0, एफ डी वाई एन बराबर 0। क्यों? क्योंकि ये तो सॉल्यूशन थे ना भाई, ये तो हल थे, माने थे मैंने कि ये तो हल हैं, तो ये तो संतुष्ट करेंगे इसको यदि हल है तो समीकरण 4 की हेल्प ले रहे हैं। तो C1 इंटू में 0, एफ डी वाई वन की वैल्यू 0 है, C2 इंटू में 0, और इसी टाइप से Cn इंटू में 0। तो बताओ जब सारे के सारे ही 0 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो रिजल्ट भी क्या आ जाएगा, 0। और यही सिद्ध करना था, 0 ही आना चाहिए था, ठीक है, यही सिद्ध करना था। तो कुल मिला के एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट प्रूव कर दिया मैंने कि यदि y1 y2 y3 yn सॉल्यूशन है तो ये कॉम्बिनेशन भी सॉल्यूशन होगा। और ये कॉम्बिनेशन सॉल्यूशन प्रूव करने का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मेरे को व्यापक हल मिल गया। कैसे मिल गया व्यापक हल? देखो व्यापक हल की कंडीशन क्या थी भाई, इस समीकरण का व्यापक हल मिल गया मेरे को। कैसे मिल गया व्यापक हल, अब वो समझें कि एफ डी क्या था, एफ डी एन कोटि की अवकल समीकरण थी, कि वाई भी ले लूँ इसके साथ में, तो एफ डी वाई क्या था, एन कोटि की अवकल समीकरण, ठीक है। और यहाँ बराबर 0 वाला पार्ट कंसिडर करके चल रहे हैं, ठीक है। तो एफ डी वाई थी एन कोटि की अवकल समीकरण, और एन कोटि की अवकल समीकरण में एन अचर होंगे। और ये देखो एन अचर है कि नहीं है, C1 C2 C3 Cn हैं एन स्वेच्छ अचर। तो ये एन कोटि की अवकल समीकरण थी और उसमें एन स्वेच्छ अचर आ गए इस हल में। तो इसका मतलब ये जो हल है वो व्यापक हल बन गया। बराबर में 0 देना चाहिए था, बराबर में 0 दे रहा है, ठीक है। तो ये इस समीकरण का क्या बन गया, व्यापक हल, ठीक है। तो इसके लिए ये पूरा झंझट किया है हमने। तो कुल मिला के ये जो अवकल समीकरण है, एन कोटि की अवकल समीकरण थी, तो इसके व्यापक हल में एन स्वेच्छ अचर होने चाहिए थे, ये रहे एन स्वेच्छ अचर। तो इसका मतलब ये व्यापक हल है, बराबर में 0 दे ही रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अब यदि इसकी बात करूं तो क्या इसका भी व्यापक हल है क्या? नहीं, इसका व्यापक हल क्यों नहीं है? क्योंकि ये भी एन कोटि की है, तो एन स्वेच्छ अचर होने चाहिए। एन स्वेच्छ अचर तो हैं, लेकिन बराबर में QX देना चाहिए। लेकिन QX दे रहा है क्या? ये तो 0 दे रहा है, QX थोड़ी दे रहा है, ठीक है। तो यदि QX का मान हुआ कुछ ना कुछ तो ये QX तो देगा ही नहीं, ठीक है। 0 के अलावा और कुछ मान हुआ तो QX नहीं दे रहा है ये, तो ये इसका व्यापक हल नहीं है, अभी इसका हल है। तो ये जो समान भाग माना था ना हमने कि यदि QX 0 हो तब इसको व्यापक हल बोल सकते हैं, तो इसका तो बोलेंगे व्यापक हल बराबर 0 वाले केस का। लेकिन ये जो ऊपर वाला है जहाँ QX 0 नहीं है उसका व्यापक हल नहीं बोलेंगे, उसका केवल बोलेंगे इसको पूरक फलन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो ये मतलब है पूरक फलन का। तो यदि QX 0 नहीं है तब इसको क्या बोला जाएगा, पूरक फलन या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। तो अब यही लिखेंगे। तो अब लिखें आप इसमें, ये समीकरण 3 कौन सा था, 4 कौन सा था, ये ध्यान रखें भाई। तो ध्यान दें, y बराबर C1 y1 C2 y2 अप टू Cn yn को समीकरण 3 का व्यापक हल कहा जाता है, ठीक है। 3 जो एफ डी वाई बराबर 0 था वो था समीकरण 3, अपनी अपनी कॉपी में देखें, साथ के साथ लिख लिया करें, ठीक है। तो y बराबर C1 y1 C2 y2 Cn yn का क्या बोलते हैं इसको, व्यापक हल। तो y इक्वल्स टू C1 y1 C2 y2 Cn yn इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3, ठीक है। तथा अब ये जो समीकरण 1 और 2 है, तथा समीकरण 1 व दोनों एक ही हैं, समीकरण 1 और 2, वह समीकरण 2 का पूरक फलन कहा जाता है, ठीक है। कि समीकरण 1 और 2 का क्या कहा जाता है, इसको पूरक फलन कहा जाता है। तो अतः CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कौन होता है, C1 y1 C2 y2 C3 y3 अप टू Cn yn, और इसको हम U भी बोल दिया करते हैं, कई जगह U से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको,
ठीक है। तो CF बोल लो, U बोल लो, या C1Y1 C2Y2 अप टू CNYN बोल लो, एक ही बात है। जहाँ C1 C2 CN क्या है, स्वेच्छ अचर। लिख लेना, लिखना चाहो तो, जहाँ C1 C2 C3 CN स्वेच्छ अचर हैं, आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। तो C1Y1 C2Y2 CNYN इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 एंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 का क्या बोलते हैं, इसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या CF। C1 C2 C3 CN क्या है, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। ठीक है। तो देखो जो इक्वेशन 3 थी उसका तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन ही मिल गया, लेकिन इक्वेशन 1 और 2 इसका केवल पूरक फलन बोलेंगे इसको। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके बराबर में QX है, तो QX नहीं मिला है हमको। तो इनके लिए दो चीज़ चाहिए होती है कि n तो कांस्टेंट आने चाहिए, वो तो आ रहे हैं, और बराबर में QX भी आना चाहिए था, तो बराबर में QX नहीं आ रहा है। तो अब बराबर में QX वाला पार्ट कंसीडर करेंगे। तो अब अगला टॉपिक लिखें विशिष्ट समाकलन, कि ये क्या होता है। तो विशिष्ट समाकलन या पर्टिकुलर इंटीग्रल, या शॉर्ट में बोलते हैं हम PI, कि विशिष्ट समाकलन या पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो देखो अब क्या है, अब है केस 2 कि QX 0 नहीं है। ठीक है, कि QX 0 नहीं है। तो इसमें लिख लें आप, इसे समीकरण 2 का असमान भाग कहा जाता है। ठीक है, ये 1 या 2 जो है ना, या लिख लें रेखिक अवकल समीकरण का असमान भाग कहा जाता है। इट इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस पार्ट ऑफ इक्वेशन 2 या नॉन होमोजीनियस पार्ट ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसे बोलते हैं हम असमान भाग। ठीक है, तो अब QX 0 नहीं है। तो एक तो वो स्थिति कंसीडर करी हमने जब QX 0 था, और अब देखो अब QX 0 नहीं है, तो एक तरीके से यही इक्वेशन है पूरी की पूरी। ठीक है, तो ये जो पूरी की पूरी इक्वेशन ये अब FD(y) बराबर QX ही है, क्योंकि QX 0 तो है नहीं, QX की जगह कुछ ना कुछ है। तो अब इसलिए मैं लिख रहा हूँ माना Vx, ठीक है, समीकरण 2 का एक विशिष्ट हल इस प्रकार है कि f(d)V बराबर QX। ठीक है, तो यहाँ लिखें लेट Vx इज ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन of equation 2 such that let Vx is a particular solution of equation 2 such that f(dV) बराबर QX, f(dV) बराबर QX। तो अब देखो इस पूरी की पूरी लाइन का मीनिंग क्या है, इसका मतलब समझिए अब क्या है कि मैंने क्या किया है, जैसे कि कोई V पता कर लिया। अब कैसे पता किया वो बाद की बात है, देखो। ठीक है, जैसे वहाँ y1 y2 y3 yn पता किए थे। ठीक है, तो वो बाद की बात है कैसे पता किए। तो ऐसे ही कि मैंने कोई v पता कर लिया, Vx का मतलब है कोई x का फंक्शन है, जैसे कि इसका मान sin x भी हो सकता है, cos x भी हो सकता है, 1/1 + x² भी हो सकता है। तो मैंने कोई ऐसा v पता कर लिया कि उस v को जैसे ही मैं यहाँ पे रखता हूँ तो मेरे को ये f(d) से ऑपरेट होने के बाद QX दे देता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा हूँ मैं कि मैंने कोई ऐसा v पता कर लिया कि उस v को जैसे ही y की जगह रखता हूँ तो वो v f(d) से ऑपरेट होता है और मेरे को बराबर में QX दे देता है। ठीक है, ऐसा v पता कर लिया। आप कैसे पता किया वो बाद की बात है, बस पता कर लिया ऐसा v। और ऐसा v जब मेरे को पता लग जाएगा तो उस v को बोलते हैं हम विशिष्ट समाकलन। ठीक है, तो y बराबर Vx, तो ये जो y बराबर Vx है इसको क्या बोलते हैं, अवकल समीकरण 2 का
विशिष्ट समाकलन कहलाता है। तो y इक्वल्स टू वी एक्स इज सेड टू बी पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन 2। तो ऐसा v पता कर लो यदि आप, जो कि आप यहाँ रखने से qx दे दे आपको, कि ऐसा v यदि आप पता कर लो जो कि आपको y की जगह रखने से qx दे देता हो, तो उस v को क्या कहा जाता है? विशिष्ट समाकलन या पर्टिकुलर इंटीग्रल। और किससे डिनोट करते हैं? pi से। ठीक है, शॉर्ट में pi लिखते हैं। तो अब दो अलग अलग केस हो गए, एक तो पूरक फलन और एक विशिष्ट समाकलन। ठीक है, और अब बात करते हैं समीकरण 2 के व्यापक हल की। और अब यहां लिखें तथा समीकरण 2 का व्यापक हल y बराबर CF प्लस PI द्वारा दिया जाता है। अर्थात y बराबर u प्लस वी एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज y इक्वल्स टू CF प्लस PI। या लिख लें जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 इज गिवन बाई y इक्वल्स टू CF प्लस PI, दैट इज y इक्वल्स टू u प्लस v। अब मैं बोल रहा हूं कि ये जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा कि पूरक फलन भी निकाल लिया, विशिष्ट समाकलन भी निकाल लिया, तो इन दोनों को यदि मैं जोड़ दूंगा ना तब ये जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा इक्वेशन 2 का। अब फिर वही बात आ गई कि जनरल सॉल्यूशन कैसे बन जाएगा भाई? जनरल सॉल्यूशन बनने के लिए दो कंडीशन चाहिए कि पहली बात तो आप बोल रहे हो उसको जनरल सॉल्यूशन या व्यापक हल। तो व्यापक हल बोल रहे हो तो मतलब n अचर होने चाहिए थे, C1 C2 Cn। ठीक है, और फिर आप हल भी बोल रहे हो तो हल भी बोल रहे हो तो इसका मतलब जैसे ही y की जगह रखे तो qx भी मिलना चाहिए था। तो देखें करके देखते हैं ऐसा हो रहा है क्या। तो देखो ये है इक्वेशन 2 कि f ऑफ d y बराबर qx, ये है इक्वेशन 2। ठीक है, मैं रख देता हूं इसमें y बराबर u प्लस वी रखने पर, तो मैं रख देता हूं इसमें y बराबर u प्लस वी। तो देखो क्या मिलेगा, ये आ जाएगा f ऑफ d इंटू यू प्लस वी। ठीक है, f ऑफ d इंटू वाई, इसी की वैल्यू निकाल रहा हूं, ये आ जाएगी f ऑफ d इंटू यू प्लस वी। अलग अलग करो, f ऑफ d इंटू यू, f ऑफ d इंटू वी, ऐसे। ठीक है, और इसी को आगे हल करें तो ठीक है, तो देखो क्या होगा। हाँ भाई, f ऑफ d इंटू यू, इसका मान बताओ क्या आएगा। इसका मान आपने अभी पिछली इक्वेशन में निकाला है। u क्या था? c1 y1 c2 y2 c3 y3 cn y1, ये था u जिसको मैंने cf बोला था, ध्यान रहे। और उस u को जब आपने रखा था c1 y1 c2 y2 c3 y3, उसने क्या दिया था आपको? 0। क्या दे रहा था वो? 0। तो ये f ऑफ d इंटू यू तो क्या है? 0 प्लस f ऑफ d इंटू वी। f ऑफ d इंटू वी क्या दे रहा है? देखो f ऑफ d इंटू वी क्या दे रहा है? qx। तो इसकी जगह qx। तो अब कुल मिला के आप देखें कि क्या आ गया, qx आ गया क्या भाई? आ गया qx। और चाहिए क्या था? qx ही चाहिए था। क्या बोल रहा हूं मैं कि मैंने जब u प्लस वी रख के देखा यहाँ पे इस LHS में u प्लस वी, यहाँ लिख लेना LHS एफ डी इंटू यू प्लस वी, तो एफ डी यू प्लस एफ डी वी, एफ डी यू, यू क्या था? c1 y1 c2 y2 cn yn, और मैंने बताया भी था वो रख के वो 0 दे रहा था, तो ये हमको दे रहा था 0, तो इसकी जगह 0। और एफ डी वी अभी मैंने बोला है, मैंने v ऐसा लिया है जो मेरे को रखते ही qx दे रहा है, तो एफ डी वी क्या दे रहा था? qx, तो qx, तो 0 प्लस qx कुल मिला के qx। तो अब आप देख सकते हैं ये जो समीकरण 2 है, इसमें मैं जैसे ही y की जगह u प्लस वी रखता हूं तो मेरे को बराबर में क्या मिल जाता है? qx।
और मेरे को बराबर में क्यू एक्स ही चाहिए। तो मेरे को निकालना था समीकरण 2 का व्यापक हल। तो समीकरण 2 के व्यापक हल का मतलब है व्यापक हल में दो चीज़ें होती है। पहली बात तो वो हल भी होता है, दूसरा व्यापक। तो व्यापक हल का मतलब होता है कि उसमें n तो स्वेच्छ अचर होने चाहिए। तो C1 y1, C2 y2, C3 y3, Cn yn, ठीक है। तो n तो स्वेच्छ अचर होने चाहिए और साथ में वो बराबर में qx भी देना चाहिए। तो अब ये जो u प्लस वी आपको दिख रहा है, इसमें n स्वेच्छ अचर हैं क्या? है। u के पास में थे ना n, C1 y1, C2 y2, Cn yn। तो C1 C2 Cn वो n स्वेच्छ अचर हो गए और बराबर में qx भी दे रहा था क्या? देखो ये v दे रहा है qx। तो अब ये जो आपने u प्लस वी की फॉर्म में लिखा है, ठीक है, तो ये n स्वेच्छ अचर भी रखता है अपने पास में और बराबर में qx भी दे देता है। तो एक तरीके से दो भागों में बटा हुआ है ये कि n स्वेच्छ अचर वाला काम तो कौन कर रहा है? u, जो n स्वेच्छ अचर रख रहा है अपने पास में C1 y1, C2 y2, Cn yn की फॉर्म में, और qx कौन दे रहा है? साथ में v, ठीक है। तो अब समीकरण 2 का हमको क्या मिल गया? व्यापक हल या जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये इस तरीके से मिला है हमको दो भागों में, एक भाग को बोलते हैं हम CF, एक को बोलते हैं PI, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन चाहिए था व्यापक हल। तो व्यापक हल का मतलब था n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, n स्वेच्छ अचर होने चाहिए, बराबर में qx मिलना चाहिए। तो अब मिल रहा है। अब दोनों काम हो रहे हैं कि ये जो u होगा इसको यदि आप ढंग से देखें तो इसमें C1 y1, C2 y2, C3 y3, अब ये जो आप लिख रहे हो ना भाई व्यापक हल, किस फॉर्म में लिख रहे हो? कि व्यापक हल होता क्या है एक्चुअल में? व्यापक हल का मतलब यहाँ पे किससे है? यहाँ पे व्यापक हल का मतलब है CF प्लस PI से। तो व्यापक हल मतलब y का मान हमेशा इसी फॉर्म में लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि जो CF है, क्योंकि जो CF है वो इस तरीके से होता है और जो PI है वो V है, हमने माना है ये। तो व्यापक हल का मतलब होता है n स्वेच्छ अचरों और बराबर में qx दे दे। तो ये रे n स्वेच्छ अचर C1 C2 C3 Cn और बराबर में Vx दे दे। ये V जब ऑपरेट होगा तो देगा 100% Vx, वो qx सॉरी, कि बराबर में qx दे दे। तो ये जी जब V रखेंगे हम तो ये FD से ऑपरेट होगी, बराबर में qx देगा ही देगा। तो इसलिए किसी भी अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण का जो व्यापक हल है वो CF प्लस PI की फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये चीज़ समझानी थी, इसलिए मैंने ये पूरी कैलकुलेशन करी है, वरना मैं ये बात आपको डायरेक्ट भी बोल सकता था कि आप डायरेक्ट याद कर लें कि ये जो चैप्टर 3 पढ़ोगे आप उसमें व्यापक हल हम ऐसे लिखेंगे CF प्लस PI की फॉर्म में। तो आप में से कई पूछते कि सर पहले चैप्टर में तो नहीं लिखा था CF प्लस PI, वहाँ तो ऐसा कुछ था ही नहीं। तो इसलिए ये सारी कैलकुलेशन बताइए कि व्यापक हल का मतलब है n स्वेच्छ अचर होने चाहिए, तो वो काम करता है यहाँ CF, उसके पास में होते हैं n स्वेच्छ अचर, और बराबर में qx भी मिलना चाहिए क्योंकि हल भी तो बोल रहे हैं भाई, बराबर में qx तो आना ही चाहिए। तो वो काम कौन करता है? v, विशिष्ट समाकलन, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो हल है वो CF प्लस PI की फॉर्म में लिखा जाता है। तो अब हमारे दो काम हो गए यहाँ पे। अब दो काम कैसे हो गए भाई? एक तो ये y1, y2, y3, yn पता करना, क्योंकि मैंने आपको बोला था देखो कि मान लो मैंने कैसे भी निकाल लिए, तो उस टाइम तो मान लिए थे, लेकिन जब हल करेंगे तब तो निकालने ही पड़ेंगे ना y1, y2, y3, yn, ठीक है कि नहीं है? तो एक काम तो ये हो गया कि y1, y2, y3, yn निकालना, ठीक है। और दूसरा काम क्या हो गया? v निकालना। तो दो काम हो गए कि एक तो CF निकालना और एक PI निकालना, ठीक है। तो अब ये करेंगे हम कि CF कैसे निकालते हैं, PI कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक नोट करें और फिर उससे आगे